गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। तो आज की इस वीडियो में हम सैम्पल क्वेश्चन पेपर करेंगे क्लास 10th का, जिसका सेशन है 2023-24 और ये स्टैंडर्ड का पेपर है। एंड इसका मतलब ये नहीं कि बेसिक वाले स्टूडेंट इसे नहीं कर सकते। बेसिक का जो लेवल है ना, वो बोर्ड एग्जाम तक इतना ही हो जाता है जितना स्टैंडर्ड का, और स्टैंडर्ड का और हाई हो जाता है। तो बेसिक वाले बच्चे भी ये वीडियोस देख सकते हैं और इसके क्वेश्चंस को समझ सकते हैं कि क्वेश्चन किस टाइप के आ सकते हैं। और स्टैंडर्ड वाले भी बेसिक का पेपर ज़रूर देखिए। सीबीएसई से ये आपका पेपर आया है, 3 घंटे का पेपर है, 80 मार्क्स का। पहले हम सबसे पहले देख लेते हैं किस टाइप में पेपर है। क्वेश्चन पेपर में 5 सब सेक्शन होंगे और हम सेक्शन वाइज इस पेपर को करेंगे। सेक्शन ए में 20 एमसीक्यू होंगे, 1 मार्क के हर क्वेश्चन होगा। सेक्शन बी में 5 क्वेश्चन होंगे जो कि 2-2 मार्क्स के होंगे। सेक्शन सी में 6 क्वेश्चन होंगे जो कि 3-3 मार्क्स के होंगे। एंड सेक्शन डी में 4 क्वेश्चन होंगे जो कि 5-5 मार्क्स के होंगे। एंड सेक्शन ई जो होगा वो केस बेस्ड होगा, जो कि हर क्वेश्चन 4-4 मार्क्स का होगा और उस हर एक केस बेस्ड जो है वो 4 मार्क्स का होगा और 3 केस बेस्ड होंगे। और उनमें 3 क्वेश्चन एज अ सबसेट में होंगे, जैसे लाइक एक 4 नंबर का एक जो केस बेस्ड है उसमें 1 नंबर का एक क्वेश्चन, फिर दूसरे नंबर का एक नंबर का एक क्वेश्चन और एक 2 नंबर का क्वेश्चन, यानी 3 क्वेश्चन होंगे उसमें। सारे क्वेश्चन कंपलसरी है और 5 मार्क्स वाले में 2 क्वेश्चन में आपको यहाँ पे जो भी चॉइस है वो बता रखी है। और आपको नीट फिगर बनाना है जहाँ भी आप बनाएं, और पाई को 22/7 ही लें अगर बोला नहीं गया होगा तो सबसे पहले सेक्शन ए का कंसिस्ट ऑफ 20 क्वेश्चन, 1 मार्क इच। हम सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगर 2 पॉजिटिव इंटीजर ए और बी को हम ऐसे लिख सकते हैं, पॉजिटिव इंटीजर हैं एक्स की क्यूब वाई की क्यूब, एंड बी को हम एक्स वाई की क्यूब लिख सकते हैं। वे एक्स वाई आर प्राइम नंबर्स, यहाँ पे एक्स और वाई प्राइम नंबर्स हैं जो कि किसी से डिविजिबल नहीं होते। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? 2, 3, 5, ये सारे प्राइम नंबर्स हैं। देन द रिजल्ट ऑब्टेन डिवाइड द प्रोडक्ट। अब इन दोनों का हमें प्रोडक्ट करना है, तो एक्स क्यूब और वाई स्क्वायर है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे एक्स वाई की क्यूब से, तो क्या आंसर आएगा? एक्स क्यूब में एक्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एक्स की पावर 4 आ जाएगी, और वाई स्क्वायर में वाई क्यूब मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई की पावर 5 आ जाएगी। ये हो जाएगा, यानी एक्स की पावर 4 और वाई की पावर 5। आगे क्या बोला है? डिवाइड द प्रोडक्ट, इनका प्रोडक्ट को डिवाइड करना है पॉजिटिव इंटीजर, यानी ए और बी जो पॉजिटिव इंटीजर है इन दोनों के एलसीएम से डिवाइड करना है। अब इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, एक बार हम एलसीएम देख लेते हैं। मैंने आपको बताया एलसीएम जहाँ पे पावर जहाँ बड़ी हो, और एचसीएफ क्या होता है जहाँ पावर छोटी हो, वो लेना होता है आपको एलसीएम और एचसीएम। इसमें एक्स की पावर 3 और इसमें एक्स की पावर 1 है, तो कौन सा बड़ा है? एक्स की पावर 3 वाला बड़ा है। इसमें वाई की पावर 2 है, इसमें वाई की पावर 3 है, तो कौन सा बड़ा है? वाई की पावर 3 वाला बड़ा है। तो ये एलसीएम। और अगर आपसे एचसीएफ पूछा होता तो कम पावर वाला हम लेते, यानी एक्स लेते और वाई स्क्वायर लेते अगर एचसीएफ पूछा होता। बट यहाँ पे हमें एलसीएम पूछा गया, तो हमने एक्स की पावर 3 और वाई की पावर 3 लिया है, और हमने प्रोडक्ट क्या निकाला था? एक्स की पावर 4 और वाई की पावर 5। इसे हमें डिवाइड करना है, डिवाइडिंग द प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, यानी इसको हमें इसके एलसीएम से डिवाइड करना है। अब इसको डिवाइड करेंगे, ऊपर एक्स की पावर 4 है, नीचे एक्स की पावर 3 है, तो यहाँ पे एक्स की पावर 3 से 3 कटा तो क्या बचा? सिर्फ एक्स बचेगा। 4 से 3 कटेंगे तो हमारा एक ही बचेगा। देन यहाँ पे वाई की पावर 5 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 इसके 3 से कट जाएंगे तो क्या बचेगा? वाई की पावर 2। तो एक्स वाई की स्क्वायर आपका आंसर होगा। आप देख सकते हैं बी ऑप्शन करेक्ट है, एक्स की पावर 1 और वाई की पावर 2। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन है, गिवन लीनियर पॉलिनोमियल वाई इक्वल टू एफ एक्स, यानी एक्स की आपको ज़ीरोज़ बताने हैं, और एक्स के ज़ीरोज़ जहाँ पे आपको जो प्लेन है वो लाई कर रहा है एक्स में, यहाँ पे भी देख सकते हैं आपको एक्स के ज़ीरोज़ बताने हैं। तो एक्स का तो एक ही ज़ीरो है, क्योंकि एक्स के अगर एक्स का हमें ज़ीरोज़ बताना हो तो यहाँ पे वाई की वैल्यू तो 0 दे रखी है, तो वाई के कोऑर्डिनेट्स तो बताने नहीं है। एक्स की वैल्यू 3 दे रखी है और एक ही दे रखी है, और कोई तो नहीं दे रखा ना, तो आपके यहाँ पे एक ही 0 दे रखा है और वो 0 3 है, तो बी ऑप्शन करेक्ट आपका आंसर है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, द लाइन रिप्रेजेंटिंग द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर नॉन इंटरसेक्टिंग। नॉन इंटरसेक्टिंग है तो ये कैसे जा रही है? एकदम सीधे जा रही है, यानी पैरेलल है। विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। तो आपको बताना है पैरेलल लाइन की क्या कंडीशन होती है। तो पैरेलल लाइन की कंडीशन होती है वो A1
अपॉन में A2 इक्वल होती है B1 अपॉन में B2। ये इसके तो इक्वल होती है, बट C1 अपॉन में C2 के इक्वल नहीं होती। तो इसमें आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 4 क्वेश्चन है, द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 9x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 सॉरी। तो हमें द नेचर ऑफ रूट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें इसका नेचर बताना है। नेचर कैसे निकलता है हमारा जो आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac आपको जो फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक फार्मूला, उससे हम रूट्स का नेचर बता देते हैं। तो बी स्क्वायर, इसमें बी की वैल्यू क्या है -6 बी स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर लगा देंगे। -4 इंटू ए की वैल्यू 9 है और सी की वैल्यू -2 है, तो -6 का स्क्वायर 36 -4 इंटू 9 इंटू -2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 4 9 आपका 36 एंड 36 इंटू 2 करेंगे तो हमारा 72 आ जाएगा। एंड प्लस में 36 इक्वल में हमारे डी की वैल्यू आ जाएगी। तो 36 प्लस 72 जो भी आएगा आंसर वो 0 से तो बड़ा है ना, और 0 से बड़ा है तो हम कह सकते हैं रियल है रूट्स, और डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आपके आएंगी। तो हमें आंसर से मतलब नहीं है, हमें बताना है यस 2 जो रियल डिस्टिंक्ट रूट्स हैं वो निकलेंगी। नो रियल रूट्स में अगर नेगेटिव वैल्यू आती, मोर देन 2 रियल रूट्स नहीं आ सकती, हमारी जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है उससे 2 ही आ सकती है। 2 इक्वल रियल रूट्स, तो हम इक्वल नहीं बोल सकते कि जब आंसर डी 0 के इक्वल होता, बट अगर हमारा 0 के इक्वल नहीं है, हमारा 0 से बड़ा है। नेक्स्ट है 2 APs हैव सेम कॉमन डिफरेंस। 2 AP हैं, उनका कॉमन डिफरेंस सेम है। द फर्स्ट टर्म वन ऑफ दिस, तो फर्स्ट टर्म -1 है और अदर टर्म जो है -8 है। आपको डिफरेंस उनका 4 टर्म का बताना है। तो ए 4 टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, a + 3d होगा, या हम उसे a + n-1d भी लिख सकते हैं। a की वैल्यू क्या है -1 और 4 टर्म निकालनी है, तो 4 - 1d, तो क्या हो जाएगा -1 प्लस में यहाँ पे प्लस का भी साइन होगा -1 + 3d। तो ए पहली टर्म यानी पहला नंबर जो हमारा फर्स्ट टर्म है उसका तो -1 + 3d हो गया। यहाँ पे मैं साइड में लिख देती हूँ -1 + 3d। और दूसरी इसे हम a-4 मान लेते हैं। इसमें हमारा क्या वैल्यू रखनी है -8 + 3d, क्योंकि ये भी तो 4 टर्म ही है, n-1 करना है। अब हमें क्या करना है, इस वाले 4 को तो इस वाले 4 से माइनस कर देना है, यानी -1 + 3d माइनस का 8 + 3d, तो साइन चेंज हो जाएंगे, तो 3d से 3d कट जाएगा, क्या बचेगा -1 यहाँ पे -1 + 8 बचेगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। -1 + 8 करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा वो 7। तो इसमें आप देखिए जो 7 सी आंसर है, 5th का सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर है व्हाट इज़ द रेशियो इन विच लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 2, -3 एंड 5, 6 डिवाइडेड बाय x एक्सिस। तो इसमें आपको रेशियो बताना है, और रेशियो के लिए हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला है। x एक्सिस से डिवाइड कर रहा है तो x एक्सिस में हमारा जो y है वो 0 होगा, क्योंकि कोई भी पॉइंट अगर यहाँ पे आया है या कोई भी लाइन यहाँ पे आ रही है तो वो हमारी y पे थोड़ा ना आ रही है, वो हमारी x एक्सिस पे डिवाइड हो रही है। तो x की वैल्यू तो हमें निकालनी है और y की वैल्यू तो हमारी 0 पुट होगी। अगर x एक्सिस डिवाइड करते हैं तो x, 0 होता है, और y एक्सिस डिवाइड करता है तो 0, y होता है। ये आपको पता ही होगा अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो सबसे पहले हम मान लेते हैं k/1 हमें x के कोऑर्डिनेट, हाँ हमें x की वैल्यू निकालनी है तो हम y के कोऑर्डिनेट सकते हैं, ky2 प्लस में y1 अपॉन में k+1, ये हमने फॉर्मूला लिख दिया। y की वैल्यू हमारी 0 है, ky2, k की वैल्यू हमें नहीं पता, और y2 क्या है 6 है, तो 6k हो जाएगा, y2 की वैल्यू 6 और k का k एज इट इज़, और y1 हमारा क्या है -3, तो प्लस माइनस तो यहाँ पे हम डायरेक्ट माइनस ही लिख देते हैं, -3 अपॉन में k+1, तो k+1 ये इससे जाएगा 0, k+1 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आ जाएगा, तो 6k - 3 = 0। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो 6k = 3, 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में जाएगा, k = आ जाएगा 1/2, यानी हमारा k/1 क्या आ जाएगा, k की वैल्यू 1/2 आई, रेशियो में 1, तो हमारा आंसर क्या आ गया 1/2। तो इसमें आपका 6 क्वेश्चन का
जो ए पार्ट है वो करेक्ट हो जाएगा, आप इसमें ए पे टिक करेंगे। नेक्स्ट 7th है, एनी पॉइंट x, y इज अ डिस्टेंस ऑफ 5 मिनट्स फ्रॉम द ऑरिजिन, हाउ मैनी सच पॉइंट्स लाई इन द थर्ड क्वाड्रेंट। अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने थर्ड क्वाड्रेंट किसे कहते हैं, इसे कहते हैं, और 5 यूनिट की हमने ये लेंथ बना ली, ये यहाँ से बना ली। अब ये पॉइंट यहाँ से भी, यहाँ भी बन सकता है, यहाँ भी बन सकता है, यहाँ भी बन सकता है, क्योंकि हम 5 सेंटीमीटर की तरह से आर्क की तो खींच रहे हैं। आर्क यहाँ पे इतने पॉइंट्स में कहीं भी बन सकती है, इतना सारा। अगर हम इसे इतना बड़ा बना दें तो ये इतने में बन सकती है, 5 ही यूनिट तो है, और हर जगह इतने पॉइंट पे कहीं भी बन सकती है। तो 1 नहीं बनेगी, 0 नहीं बनेगी, 2 नहीं बनेगी, इन्फिनाइटली बनी, इतनी सारे पॉइंट्स बन सकते हैं 5 ही यूनिट में, वो हम नहीं बता सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे ट्राइंगल ABC दिया गया है, DE जो है वो पैरेलल है AB के, और AB की वैल्यू A दे रखी है, DE की वैल्यू X दे रखी है, और BE की वैल्यू B दे रखी है, और EC की वैल्यू हमें C दे रखी है। हमें ABC के फॉर्म में इन्हें एक्सप्रेस करना है। तो हमें पता है अगर किसी भी ये लाइन इसके पैरेलल है तो हमारा जो ये वाला ट्रायंगल है और ये वाला ट्रायंगल है एक दूसरे की तरफ कॉन्ग्रुएंट होंगे। ये हमारी जो थ्योरम है BPT थ्योरम से हम कह सकते हैं ये। तो हमारा जो ट्रायंगल ABC है, हम छोटा सा ABC ट्रायंगल बना लेते हैं, ये ABC, और एक ये हमारा ट्रायंगल DEC, ये एक दूसरे के हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो रखे हैं, यानी इस वाली BPT थ्योरम से। अब हम कह सकते हैं, तो हम इसकी कॉन्ग्रुएंट साइड्स को लिख देते हैं, जो DE बाय हमारा AB है, यानी ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, क्योंकि ये पूरा ट्रायंगल इस वाले छोटे से ट्रायंगल, यानी ये पूरा ट्रायंगल इस छोटे से ट्रायंगल, तो DE हमारा AB के इक्वल है, और CD यानी ये छोटी सी लाइन और ये पूरे CD हमारी AC के इक्वल है, और यहाँ पे हमारा EC ये इतना सा हमारा पूरा BC के इक्वल है, EC हमारा BC के इक्वल है। अब DE की वैल्यू दे रखी है हमें X, AB की वैल्यू हमें दे रखी है A, इक्वल में CD तो नहीं दे रखा और ना AC दे रखा है, तो इसे कट ही कर देते हैं। EC की वैल्यू हमें दे रखी है C, और BC की वैल्यू भी नहीं दे रखी, पर हमें BE की वैल्यू दे रखी है, BE की वैल्यू क्या दे रखी थी B, और EC की वैल्यू क्या दे रखी है हमें C, तो B प्लस C भी हम इसे लिख सकते हैं। अब x अपॉन में A इजवल टू C इजवल टू B प्लस C। अब इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई या x के टर्म में हम लिख सकते हैं इस वैल्यू को, तो A C के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा x इजवल टू A C अपॉन में B प्लस C। तो इसमें आप देख सकते हैं आपका जो इसमें आपका जो B पार्ट है वो B ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 9 क्वेश्चन है, इफ़ O इज़ द सेंटर ऑफ सर्कल एंड कॉट PQ मेक्स एंगल 50 डिग्री, यानी ये जो एंगल है वो 50 डिग्री का है, विद टेंजेंट PR से टेंजेंट से बन रहा है, देन एंगल सबटेंडेड बाय कॉट एट द सेंटर, ये जो कॉट बना रही है सेंटर पे सर्कल, सेंटर पे अपना एंगल, उस एंगल को आपको फाइंड करना है। तो आपको इन क्वेश्चंस को बस ध्यान रखना है, कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। मैं आपको इजीली यहाँ पे बताती हूँ, ये आपको 50 डिग्री दे रखा है। आपने सर्कल चैप्टर में पढ़ा होगा कि जो अगर आपका टेंजेंट जो होती है वो अगर टेंजेंट सर्कल के सर्कल से टेंजेंट जो ड्रॉ होती है वो परपेंडिकुलर होती है, यानी 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो हम कह सकते हैं ये पूरा जो है वो 90 डिग्री है और ये इतना 50 डिग्री है, तो ये 50 है, ये पूरा 90 है, तो ये कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। यानी अब देखिए ये 40 डिग्री है और ये 50 डिग्री है, तभी तो टोटल मिला के 90 बन रहा है, तो ये 40 है। अब आप देख सकते हैं ये क्या है OP पूरी एक रेडियस है, OQ क्या है रेडियस है। तो जब जो हमारी दो जो इक्वल लाइंस होती हैं उनके जो सामने बनने वाले एंगल्स अपोजिट एंगल्स बनते हैं वो भी इक्वल होते हैं, तो ये 40 डिग्री है तो ये भी 40 डिग्री होगा। अब 40 कितना हो गया हमारा 80 हो गया। एक ट्राइंगल के सम तीनों एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री होता है। एक 40 है, दूसरा भी 40 है, तीसरा हमें नहीं पता है x मान लिया, और तो तीनों का एंगल का सम 180, तो 40 प्लस 80 प्लस x इक्वल टू 180। 80 यहाँ पे माइनस कर देंगे, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 180 माइनस 80 100, तो हमारा एंगल कितना आ गया यहाँ पे 100 डिग्री आ गया। तो इसमें आपका B ऑप्शन जो है करेक्ट है। बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं ये सारे क्वेश्चन। तो नेक्स्ट है हमारा एक क्वाड्रिलेटर PQRS है जो ऐसे ड्रॉ करा जाता है कि वो सर्कल को सरकमस्क्राइब करा जाए, यानी ऐसे पूरे सर्कल को टच कर रहा है।
पी क्यू हमारी 12 दे रखी है, क्यू आर हमारी 15 दे रखी है, आर एस 14 दे रखी है। आपको एस पी की लेंथ बतानी है, यानी तीन साइड दे रखी है और आपको चौथी बतानी है। तो आपने एक थ्योरम पढ़ी होगी कि अपोजिट जो हमारी लाइंस होती हैं स्क्वायर की, अगर हम एक सर्कल सर्कमस्क्राइब करें तो वो दूसरे अपोजिट्स के इक्वल होती हैं। जस्ट लाइक अगर हम बताएं तो पी क्यू प्लस एस आर इक्वल होगा हमारा एस पी प्लस क्यू आर के। अब पी क्यू हमें पता है 12 है, एस आर हमें पता है 14 है, एस पी हमें पता है, एस पी कितनी है, एस पी नहीं पता, एस पी तो निकाल लिया हमें, तो एस पी को एस पी लिख देते हैं और क्यू आर हमारी 15 है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 26 हो जाएगा, एस पी प्लस 15 तो ये हमारी 26, एस पी की वैल्यू हो गई 11, यानी ये 26 प्लस 15 है तो 15 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 11 आंसर आएगा। एस पी की वैल्यू हमारी 11 सेंटीमीटर, डी ऑप्शन इज आपका करेक्ट। नेक्स्ट यहाँ पे दे रखा है गिवन दैट साइन थीटा इज इक्वल टू ए बाई बी देन कॉस थीटा इज इक्वल टू। अब साइन थीटा, आपको ये क्वेश्चंस बहुत ध्यान देने वाले होते हैं। साइन थीटा ए बाई बी दे रखा है, साइन थीटा होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। हमें क्या निकालना है बेस, और बेस निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में हाइपोटेनस का स्क्वायर, और यहाँ पे यही होता है ना परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल में हाइपोटेनस स्क्वायर। हमें बेस स्क्वायर निकालना है तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर में से हाइपोटेनस के स्क्वायर को माइनस करना है, स्क्वायर हटाएंगे तो बी की वैल्यू यानी बेस की वैल्यू आ जाएगी, परपेंडिकुलर स्क्वायर माइनस हाइपोटेनस का स्क्वायर अंडर रूट ऐसे हो जाएगा। तो बेस निकालने के लिए अब यहाँ पे जहाँ मैंने परपेंडिकुलर रखा है वो ए और बी की वैल्यू दे रखी है, परपेंडिकुलर ए है हाइपोटेनस बी है, तो हम कह सकते हैं क्योंकि हाइपोटेनस बड़ी होती है तो हम हाइपोटेनस से हमेशा माइनस करते हैं, तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इतना हो गया। अब कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनस होता है, बेस हमारा ये वैल्यू आ गई, हाइपोटेनस क्या है, हाइपोटेनस की वैल्यू तो बी है, तो हमें क्या करना है, ये पूरा बेस आ गया और डिवाइड में हाइपोटेनस की वैल्यू क्या है हमारी बी दे रखी थी, ये परपेंडिकुलर था, ये हाइपोटेनस था, तो हाइपोटेनस की वैल्यू बी, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, पर बेस अपॉन में हाइपोटेनस। तो इसमें आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। कोई इसमें डाउट हो तो आप एक बार बैक करके वीडियो देख सकते हैं, आपको समझ आ जाएगा। देन 12th क्वेश्चन है सेक ए प्लस टेन ए इज और 1 माइनस साइन ए किसके इक्वल होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को कॉस ए से डिवाइड कर देंगे, यानी साइन ए के टर्म्स में इन इक्वेशंस को हम लिख लेंगे। तो सेके क्या होता है हमारा, सेके होता है हमारा 1 अपॉन में कॉस ए, प्लस में हमारा टेन ए क्या होता है साइन अपॉन में कॉस ए, साइन ए अपॉन में कॉस ए। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन को हमने तोड़ के लिख दिया, और 1 माइनस साइन ए को हम 1 माइनस साइन ए ही लिख देते हैं। नेक्स्ट अब इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो कॉस ए आ जाएगा आपका, और ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, और ये क्या है 1 माइनस साइन ए, ऐसे बार बार मैं लिख नहीं रही हूँ, 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए ऐसी। अब ये 1 प्लस साइन ए, ये 1 माइनस साइन ए, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, कौन सी आइडेंटिटी लगी, ए प्लस बी, और ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है इसलिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख दिया। नीचे क्या आ जाएगा कॉस ए, ये आपको सॉल्यूशन करके नहीं दिखाना है, आपको आंसर जस्ट निकालना है। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हमारे किसके इक्वल होता है, कॉस स्क्वायर ए के इक्वल होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा कॉस स्क्वायर के इक्वल, कॉस स्क्वायर ए के इक्वल, और नीचे क्या था कॉस ए था, एक कॉस ए से एक कॉस ए कटा तो बचा कितना, एक कॉस ए बचा, तो आपका आंसर क्या है कॉस ए है। तो बहुत ईजी होते हैं क्वेश्चन, बस समझना होता है। फिर एक दे रखा है इफ़ अ पोल इज 6 मीटर हाई कास्ट शैडो 2√3 अलॉन्ग अ राउंड, यानी एक पोल जो है हमारा वो 6 मीटर हाई है, शैडो वो कास्ट करता है ये शैडो इतनी कास्ट कर रहा है 2√3, इसे हमने जॉइन कर दिया, इस ट्राइंगल बना दिया। सन का एविलेशन, सन हमेशा उसके बिहाइंड होगा तभी तो यहाँ पे शैडो कास्ट होगी, सन यहाँ पे, सन का एविलेशन आपको बताना है कितने डिग्री एंगल पे बनेगा, तो ये एंगल को हमने थीटा मान लिया। ये हमें क्या दे रखा है परपेंडिकुलर, ये हमें बेस दे रखा है, परपेंडिकुलर बाय बेस किसका होता है टेन थीटा का रेशियो होता है, तो टेन थीटा हमारा है परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर हमें दे रखा है 6, बेस हमें दे रखा है 2√3, तो 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो 3/√3 आ गया। अब 3 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 × √3 लिख सकते हैं,
और अपॉन में क्या है √3, तो एक √3 से एक √3 गया, बचा एक √3, यानी इससे ये कट गया, एक √3 बच गया, आपका √3 आंसर है। बट √3 तो आंसर नहीं हो सकता। √3 tan की कौन से एंगल पे √3 वैल्यू आती है, अब वो आपको एंगल याद रखने होने चाहिए। तो tan 60 डिग्री पे जो वैल्यू आती है वो √3 आती है, तो इसमें आपका एंगल जो है वो 60 डिग्री, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, इफ़ पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ अ सर्कल, पेरीमीटर क्या होता है सर्कल का 2πr, और एरिया क्या होता है सर्कल का πr², न्यूमेरिकली इक्वल, तभी मैंने इक्वल का साइन लगा दिया। देन द रेडियस ऑफ द सर्कल, सर्कल की रेडियस बतानी, अगर ये दोनों न्यूमेरिकली इक्वल है, फॉर्मूले से तो इक्वल नहीं है ना, न्यूमेरिकली इक्वल है, तो हमने 2πr, पाई से हमारा पाई कटा, एक आर से एक आर कटा, तो एक आर इधर बची, इधर क्या बचा 2, रेडियस क्या आ गई 2 सेंटीमीटर या 2 यूनिट्स, क्योंकि सेंटीमीटर वगैरह तो नहीं दिया हमें, तो 2 यूनिट्स। बहुत इजी क्वेश्चन, एक एक नंबर वाले, बस आपको लॉजिक लगाना है। It is supposed to build a new circular park in an area to the sum of area of two circular park of diameter. Diameter दे रखा है, तो इन दोनों का सम करके हमें एक नया सर्कुलर पार्क बनाना है। डायमीटर तो रेडियस कितनी हो जाएगी 8, और इसकी रेडियस कितनी रहेगी 6, 12 मीटर। इन लोकेलिटी रेडियस ऑफ द न्यू पार्क, यानी दो छोटे छोटे जो सर्कुलर पार्क थे उनसे मिला के एक बड़ा सर्कुलर पार्क बनाया जा रहा है। आपको तो बताना है कि बड़े सर्कुलर पार्क की रेडियस कितनी होगी। तो एक बड़े सर्कुलर पार्क को, इनका एरिया को मिला के, दो छोटे छोटे को मिला के एक बड़ा बनाया जा रहा है। तो πr1 का स्क्वायर प्लस πr² 2 लिख देते हैं हम। अब पाई से तो पाई कट जाएगा, क्योंकि इसे हम कॉमन लेंगे और कॉमन से फिर वो कट जाएगा, तो r² इक्वल हो जाएगा r1 कितनी है, रेडियस हमने फर्स्ट निकाली 8 का स्क्वायर करेंगे, प्लस में रेडियस 2 कितनी है हमारी 6, तभी मैंने रेडियस निकाल ली पहले ही डायमीटर से, तो दूसरी रेडियस है हमारी 6 और इसका स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर होता है 64, 6 का स्क्वायर होता है 36, और ये आ जाएगा आपका 100 आ गया। r² दे रखा है 100, तो r कितनी आ जाएगी, r आ जाएगी हमारी 10 सेंटीमीटर, और 10 सेंटीमीटर आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट 16 क्वेश्चन है, देयर इज़ अ स्क्वायर बोर्ड ऑफ साइड 2a, एक स्क्वायर बोर्ड है जिसकी साइड जो है वो 2 है, यहाँ पे आप एक साइड ले सकते हैं 2a। यूनिट सर्कमस्क्राइब में रेड सर्कल, ये जो सर्कल अंदर दे रखा है वो रेड कलर का है। जयदेव इज आस्क्ड टू कीप अ डॉट ऑन द अबव सैड बोर्ड, द प्रोबेबिलिटी दैट ही कीप्स द डॉट ऑन द शेड। अब जयदेव को बोला गया कि इस पर कोई डॉट लगाओ, अब आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जो डॉट लगे वो शेडेड रीजन, ये जो आप साइड में शेडेड रीजन दे रखे हैं ना, जो स्क्वायर है उसके ऊपर तो सर्कल रख दिया, बट साइड में शेडेड रीजन तो बच गया ना, उस पर वही वो डॉट लगा है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो प्रोबेबिलिटी होती क्या है, प्रोबेबिलिटी होती है पॉसिबल आउटकम्स या फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल आउटकम्स। तो टोटल आउटकम्स पहले आपको पता है, एक स्क्वायर पे, पूरे स्क्वायर पे लग सकती है, और स्क्वायर का हमें एक साइड दे रखी है 2a, तो 2a इंटू 2a कर लेंगे सबसे पहले तो हम इसका पूरा एरिया निकालने के लिए, तो क्या आ जाएगा 4a²। तो पूरे टोटल आउटकम तो हमारा आ गया, क्योंकि पूरे स्क्वायर का एरिया इतना है, बट हमें फेवरेबल दिया कितना है, हमें तो शेडेड पार्ट ही दे रखे हैं, तो फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल आउटकम हमें पता चल गया 4a²। पर हमें ये शेडेड रीजन कैसे निकालने, तो शेडेड रीजन निकालने के लिए हमें 4a पूरे में से सर्कल को हटाना पड़ेगा ना, तो 4a² ये पूरा हमारा स्क्वायर का हो गया, उसमें से हमें क्या करना होगा, सर्कल वाले को माइनस करना होगा, और सर्कल के एरिया का फॉर्मूला होता है πr², r इतनी सी होगी, पर पूरा एक हमारा, हमें तो पूरा चाहिए, रेडियस चाहिए हमें पूरी, तो ये आधी रेडियस कितनी हमारी हो जाएगी a, ये पूरी इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी हमारी a, तो हम लिख सकते हैं πa² हमने माइनस कर दिया, तो 4a² से a² कट गया 4, सॉरी पहले हम a² को यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा ये था हमारा 4a² माइनस πa² अपॉन में 4a², इसमें हम a² इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे, a² बाहर आ जाएगा, अपॉन में 4 माइनस पाई आ जाएगा, और सॉरी ये मल्टीप्लाई में 4 माइनस पाई अपॉन में 4a², तो a² से a² कट गया, बचा क्या 4 माइनस पाई बचा, अपॉन में 4 बचा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, यही हमारा प्रोबेबिलिटी आएगी।
तो इसमें आपका बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। 17 क्वेश्चन है, 2 कार्ड जो है वो हार्ट के हैं, 4 कार्ड जो है वो स्पेड्स के हैं, वो मिसिंग है 52 कार्ड में से। अ कार्ड इज डाउन एट रैंडम फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट, एक कार्ड रैंडमली निकाला गया, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक कार्ड। अब ब्लैक कार्ड निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं टोटल कितने हैं, 52 कार्ड्स, निकाल कितने लिए गए, 6 कार्ड्स निकाल लिए, तो बचे कितने, 46 बचे। अब 46 में से भी हमारा स्पेड्स जो होते हैं वो ब्लैक कार्ड्स होते हैं, और ब्लैक कार्ड्स 26 होते हैं टोटल, और 26 में से भी स्टार स्पेड्स कार्ड गायब हो रखे हैं पहले ही, तो हमारे कितने बचे, 26 में से 4 गए तो 22 बचे। अब 22 का हमारी प्रोबेबिलिटी, अगर हम कोई कार्ड निकालना चाहें तो 22/46, यानी इतनी प्रोबेबिलिटी है कि एक ब्लैक कार्ड आ सकता है, तो इसमें आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। तो ये क्वेश्चंस जस्ट आपके माइंड में भी होने चाहिए, ऐसे क्वेश्चंस बहुत ईजी होते हैं। अपर लिमिट ऑफ मिडिल मॉडल क्लास गिवन डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे सेम ये क्वेश्चन बुक का आपको दे रखा है, आप बुक में ही सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा ये क्वेश्चन, अगर आपने बुक सॉल्व करी होगी। सबसे पहले क्या करना है, आपको अपर लिमिट निकालनी है मॉडल क्लास की। सबसे पहले इसका क्या करना है, क्लास इंटरवल बनाना है, तो हमें क्लास इंटरवल तो बनाना आता है, आपने इस टाइप के क्वेश्चन और करे होंगे। तो बेलो 140 है, तो 145 140 145 ये सारे 5 के गैप में चल रहे हैं, तो हम 135 से लेके 140 ले सकते हैं, फिर हम 140 से लेके 145 145 से लिख सकते हैं, फिर 145 से 150 तक ले सकते हैं, फिर 150 से 155 तक ले सकते हैं, फिर 155 से 160 तक ले सकते हैं, फिर 160 से लेके 165 तक ले सकते हैं, और बिलो 165 से ऊपर नहीं जाना। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं नंबर ऑफ़ गर्ल्स यहाँ पे दे रखी है, बिलो 140 जो 140 से कम है वो 4 है, और 145 से कम जो है वो 11 है। अब आप देखिए, एक तो 145 से कम 11 है, तो वो 140 में भी तो आ सकती है ना, वो 140 तो पार कर ही चुके हैं, यानी 11 बच्चे जो हैं जिनकी हाइट 145 से कम है, 145 से कम है, यानी 140 और 145 के बीच में है, ये हम कह सकते हैं। तो वो 140 को तो पार कर चुकी हैं, तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि ये हमें फ्रीक्वेंसी नहीं दे रखी कि इतने बच्चे एग्जैक्ट इसी एज पे है, फ्रीक्वेंसी तो हमें निकालनी पड़ेगी। ये हमें CF दे रखा है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें दे रखी है कि 4 बच्चे जो हैं वो 140 से कम है, पर 145 से कम हमारे 11 बच्चे हैं, ये हमें पता रखा है, जिसमें वो 4 बच्चे 140 से कम वाले आ गए हैं, क्योंकि वो 145 पूरा हमारे 0 से लेके जा रहे हैं ना। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पे मैं CF लिख देती हूँ, ये 4 हो गया, ये हमारा 11, ये 29, ये हमारा 40, देन ये हमारा 46 और ये 51। हमें क्या निकालना है, फ्रीक्वेंसी निकालना है। फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हम 4 का एग्जैक्ट 4 लिख देते हैं, फिर 11 में से 4 माइनस करते हैं 7, 29 में से 7 माइनस करते हैं 29 में से 11 माइनस करते हैं, फिर 18, फिर 14 में से हम 29 माइनस करते हैं तो 11 आ जाएगा, फिर 46 में से 40 माइनस करते हैं 6 आ जाएगा। ये आपको फ्रीक्वेंसी निकालना, आई होप आपको आता होगा। फिर 51 में से 46 माइनस करते हैं तो 5 आ जाता है। अब आप देखिए, इसमें सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, तो 18, यानी 145 से 150 के बीच में जो हाइट है वो ज़्यादातर बच्चों की है। तो हमारा मॉडल क्लास क्या आ गया, हमारा मॉडल क्लास आ गया 145 से 150। इसमें अपर लिमिट, ये तो क्या है, लोअर लिमिट है या लोअर, यस ये हमारी लोअर लिमिट है, तो हमारी लोअर लिमिट है, तो ये हमारी क्या हुई, अपर लिमिट, और हमें क्या निकालना था, अपर लिमिट 150 इज़ द आंसर। तो इसमें आपका आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट है, आप डी ऑप्शन इज़ करेक्ट। अब 19 क्वेश्चन है असर्शन रीज़न पे, आपको असर्शन रीज़न 19 या 20 क्वेश्चन है। असर्शन हमें दे रखा है टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉप इज़ द सम ऑफ कर्व सरफेस एरिया, यानी इस टॉप को क्या कहते हैं, ये पूरा, ये इसे ही टॉप नहीं कहेंगे, बस ये जो लट्टू सा दिख रहा है आपको, इसे पूरे को टॉप ही कहते हैं, ये पूरा जो ऑब्जेक्ट है इसे टॉप कहते हैं, लट्टू कहते हैं हिंदी में। इसका जो सम होगा कर्व सरफेस एरिया का, कर्व सरफेस एरिया यानी ऊपर ऊपर से, हेमिस्फेयर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर पूरा ले लेंगे, एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, ये कोन पूरा ले लेंगे, तो टोटल सरफेस एरिया हमारा टॉप का निकल जाएगा। बिल्कुल सही बात है, हम इसका भी लेंगे इसका भी लेंगे तो पूरा टॉप का निकल जाएगा। तो ये हमारी असर्शन तो बिल्कुल ट्रू है।
अब टॉप इज ऑब्टेन बाय जॉइनिंग द प्लेन सरफेस ऑफ हेमिस्फेयर एंड कोन टुगेदर। अब टॉप कैसे बना, टॉप बना हमारा सरफेस एरिया हेमिस्फेयर का और सरफेस एरिया कोन का जोड़ने पर, यहाँ पे एक जॉइंट लगा दिया, तभी तो हम इसका सरफेस एरिया निकाल पा रहे हैं, वरना नहीं निकाल पा रहे होते। तो रीज़न भी करेक्ट है, असर्शन भी करेक्ट है, रीज़न भी करेक्ट है, और इसकी सही एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है कि हाँ भाई ये इसका इन दोनों को सरफेस को हम प्लस करेंगे तभी टोटल सरफेस एरिया आएगा। और टोटल सरफेस एरिया आएगा क्यों, क्योंकि हेमिस्फेयर और कोन को हमने साथ में रखा है, तभी हम इस दोनों सरफेस का प्लेन एक टॉप में निकाल पा रहे हैं। तो यस, असर्शन भी ट्रू है, रीज़न भी ट्रू है, और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो ये आपका ए जो है ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सेकेंड 20th लास्ट क्वेश्चन है इसमें MCQ का आपका -5 -5/2 0 5/2 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। सबसे पहले से हम चेक करेंगे, ये -5 5/2 क्या होता है हमारा 0, 5/2 होता है हमारा 2.5, और माइनस का है तो माइनस लगा दिया, फिर 0, फिर 5/2 क्या हो जाएगा 2.5। अब हमें देखना है ये AP में है या नहीं, तो -2.5 में से -5 माइनस कर देंगे, तो -2.5 में से -5 माइनस करना है हमें, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो -2.5 प्लस 5 करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 2.5 आ जाएगा ये। अब हमें चेक करना है कि दूसरा वाला भी करेक्ट है, तो 0 में से माइनस करेंगे, माइनस का 2.5, ये थर्ड टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, थर्ड में से सेकेंड ही तो माइनस करते हैं ना, तो माइनस करेंगे 2.5, तो माइनस माइनस क्या है प्लस, तो 2.5 ही आ जाएगा। तो यस, ये वाला भी 2.5, तो हम कह सकते हैं यस ये AP में है, तो ये असर्शन तो ट्रू हो गया। सेकेंड रीज़न बता रखा है, द टर्म्स ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कैन नॉट हैव बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेशनल नंबर। तो अभी हमने क्या करा, -5 -2.5 0 2.5, ये क्या है, नेगेटिव नंबर भी हैं पॉजिटिव नंबर भी हैं, पर स्टेटमेंट में क्या बोल रहे हैं, रीज़न में क्या बोल रहे हैं कि AP में पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर नहीं हो सकते। तो ऐसा तो नहीं है, हो सकते हैं, ऐसा तो हमने पढ़ा भी नहीं है। तो इसमें आपका असर्शन तो सही निकला, पर रीज़न ना ही उसकी एक्सप्लेनेशन है, और गलत एक्सप्लेनेशन, रीज़न पूरा गलत ही है। तो इसमें आपका C ऑप्शन जो करेक्ट है, A इज़ ट्रू बट R इज़ फॉल्स। तो यहाँ पे हमने MCQ क्वेश्चन करे, और वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग हो गई है, इसलिए हम नेक्स्ट पार्ट अपना नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर अच्छा रिस्पॉन्स रहा, अगर आपको आगे भी क्वेश्चंस के आंसर्स चाहिए होंगे, तो मैं आपके आंसर अपलोड करूँगी, और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी कोई भी डाउट हो इन क्वेश्चन से रिलेटेड, तो आप मुझे चैनल पे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।